लीजिए जी, जितना अब तक हमने किया हुआ है वो वाला पार्ट हम देखने वाले हैं पेपर के अंदर से, और जैसे जैसे हम बाकी पार्ट करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे वो भी बाद में, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने सबसे पहले चैप्टर कौन सा किया था अपने पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और यही क्वेश्चन था आई गेस। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया आपका? 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और एक बार स्टार्टिंग से देख लो, एक एक पॉइंट को चेक कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, जनरल रिजर्व, टर्म लोन, पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फिर इन्वेंट्री में आ गया रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेबल, प्रीलिम एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, टीआर, अनसिक्योर्ड लोन्स, ट्रेड पेबल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि ठीक ठाक बना हुआ हेड। चेक करिए, ये कॉस्ट ऑफ एसेट वाला पॉइंट याद है कुछ आप लोगों को? क्वेश्चन के अंदर ऊपर इनकी वैल्यू भी दी हुई थी और नीचे यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है, तो इसका मतलब इससे क्या करेंगे हम, इनका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने डाल दिया, चेक करिए। एक अप्रैल को कितने शेयर्स थे? 5000, जो कि फुली पेड अप थे, और 1000 शेयर कैसे थे? 70 पेड अप। डायरेक्टर्स ने क्या मांगी? 30 रुपीज की कॉल। शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन, कितने पे नहीं किया? 75 शेयर, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। दीज शेयर्स वर इशूड एट 70 पर शेयर, फुली पेड अप। यहां से क्या निकलने वाला है? कैपिटल रिस्क। किया हुआ हमने पॉइंट ये वाला, हमारे पास एक क्वेश्चन में आया था। अच्छा, ये क्या पढ़ा? ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? कैपिटल रिजर्व कहां जुड़ा हुआ है? पीएनएल में। और याद है उस वाले क्वेश्चन में कहां जुड़ा हुआ था? शेयर कैपिटल के अंदर ही। 8,05,000 रुपए का अमाउंट था, 5,000 रुपए अलग करके कैपिटलिज्म में डाला था और 8 लाख को कैपिटल बनाया था। यहां पर इन्होंने कहां डाल दिया उसको? पीएनएल में। तो आपके पास जो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस होगा इसके अंदर, ये वाला, इसके अंदर से क्या हट जाएगा? कैपिटल रिजर्व वाला पार्ट, और एक अलग से कैपिटल रिजर्व का हेड आ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ बताइए, ये पॉइंट कहां आएगा? नोट्स में कंटेंजेंट लायबिलिटी का पॉइंट दिया हुआ है। उसके अलावा ये पॉइंट पढ़ लीजिए, इसमें इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है, एंड द लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इस वाले पॉइंट को बोलो बैलेंस शीट में दिखाना है, नहीं दिखाना है? डिक्लेयर तो आता है ना, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट क्या था? डेट 31 मार्च के बाद की है। 31 मार्च होती तो बैलेंस शीट के अंदर शो करते, और 31 मार्च से बाद आ गई है तो कहां शो करेंगे इसे? नोट्स टू अकाउंट। लो जी, ये क्वेश्चन था आपका 14 मार्क्स का जो बैलेंस शीट का था। वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर द आंसर। तो लेंथी लगा या सिंपल ठीक ठाक है? मेरे अकॉर्डिंग भी ठीक ठाक है, कोई खास मुश्किल नहीं है। हेड्स भी सिंपल सिंपल से दिए हुए थे, और 14 मार्क्स का मतलब है कि करीबन कितना टाइम मिलेगा आपको? 25.2 मिनट्स मिलते हैं। तो 25 मिनट में ये मेरे ख्याल से आसानी से खत्म हो सकता है। वो तो आप लोग करके देखेंगे तो पता चलेगा कि 25 में हो सकता है नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां बैठकर तो लगता है कि हो सकता है, वहां बैठ के तो कुछ भी नहीं होता है फिर, तो वो दिक्कत वहां आती है। बायबैक नहीं, ये आपके लिए आया 7 मार्क्स में कैश फ्लो। कैश फ्लो हर बार आ रहा है 7-7 मार्क्स में, इस बार फिर से आ गया है। पढ़िए, ध्यान से देखिए एक बारी। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्या दी हुई है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती है, उसकी जर्नल एंट्री याद है आप लोगों को? क्या? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चलिए आगे देखिए। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और शेयर कैपिटल का डिटेल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेल दिया है। कितना प्रॉफिट अर्न किया आपने? 30,000 का। बिल्डिंग डब्ल्यूडीवी पे दी हुई है, नेट मेथड लग जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2025 इज एज अंडर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, कितने का? क्या इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा? क्यों? बिफोर है, आफ्टर तो क्या करते? ऐड करते।
लेकिन एक बात बताओगे, प्रॉफिट तो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में 30, और नीचे क्या दिया हुआ है 45, तो इसका मतलब कुछ और भी है जो छुपा हुआ है। हमने कमाया कितना है 45, बता कितना रहा है वो 30। उसके अलावा टैक्स एक्सपेंस क्यों नहीं, देखो बता भी दिया उसने किस चीज का खर्चा है आपके लिए 15 का, और उस 15 में किस चीज का खर्चा और है, तो 15 में जुड़ा हुआ है डेफर्ड टैक्स का पॉइंट। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो ऊपर वहां कितना मिलेगा आपको 50 और 80 था ऊपर 50 और 80, 50 का ये हो गया, 80 का ये हो गया। क्या लगता है कोई डिफरेंस निकल रहा है? नेट प्रॉफिट कितने का 45 का, 45 था ना, यस। अब बताइए कुछ निकल रहा है डिफरेंस? डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता है। और इसके अलावा इसमें एडजस्टमेंट क्या थी, पढ़ लीजिए एक बार और। आपका करंट टैक्स जो है वो 6 माइनस करने के बाद आएगा, उसी के लिए पेड, इसके बेसिस पे पेड निकालो। हाँ जी, डेप्रिसिएशन चार्ज और फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दिया है फॉर द ईयर 35,000। एक फर्नीचर का आइटम कितने का बेचा है 17 का, एंड प्रॉफिट ऑन सच डिस्पोजल कितने का हुआ है वॉज बुक्ड इन द करंट ईयर। तो अकाउंट बनाओगे, डिटेल डाल दोगे, और सब क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा है, पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगा है 7 मार्क्स। ये कैसा था, मुश्किल था आसान था? इसमें सिर्फ एक टैक्स के पॉइंट को लेके बच्चा गलती कर सकता है, अदरवाइज इतना मुश्किल तो नहीं है, बस डेफर्ड टैक्स का ध्यान रखना है। ये अगला क्वेश्चन आया है AS 25 से, जिस दिन AS 25 करेंगे उस दिन दिखाऊंगा कि कहां पर था या नहीं था। उसके बाद 14 मार्क्स में आया आपके लिए ये, आई गेस अमलगमेशन है ना, हाँ अमलगमेशन है, पढ़ लीजिए। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस किसके दिए हुए, कौन सी कंपनी है, पिकल्स लिमिटेड। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके नोट्स दिए हुए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, उसके अलावा पीपीई में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर और इंटेंजिबल्स के। पढ़िए। On 31 March 25, Foods Limited acquired the business of Pickles Limited on the following terms. पढ़िए फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। परचेज का केस है या मर्जर का? कैसे? ये लिखा तो है एक्सेप्ट कैश, क्या पढ़ा तूने फिर? पहले पॉइंट में गलती कर दी। ऑल एसेट्स तो बोल रहा है लेकिन एक्सेप्ट कैश बोल दिया ना, एक्सेप्ट कैश बोलते ही केस कैसा बन गया परचेज का। अच्छा कौन सी बुक, कौन सी वैल्यू जा रहा है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बोल के उसने दिया कि हम मर्जर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्सेप्ट कैश बोल दिया तो बात खत्म हो गई। उसके बाद पार्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स डिस्पोज ऑफ बाय पिकल्स लिमिटेड फॉर 55,000 एट कॉस्ट। क्या कॉस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, ये टेक ओवर हुआ है नहीं हुआ? नहीं हुआ, बेच रहा है ना उसको वो। उसके अलावा रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज वाज ड्यू ऑन, कब ड्यू है बेटा 31 मार्च 25। अ पोर्शन ऑफ 35,000 फ्रॉम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड वाज ईयरमार्क्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ड्यू टू देम। इससे क्या निकलने वाला है, ऊपर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड दिया हुआ था, कितने का था 60, 60 में से कह रहा है जी 31 मार्च 25 इसी साल के एंड तक 35,000 की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। क्या मतलब हुआ इस बात का, तो यहां पे चेक करो ये डेट कौन सी दी है क्वेश्चन ने, 31 मार्च 25 ही दी है। क्या लगता है क्या करना चाहिए, कहां पे रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड कुछ ना बोला तो कहां लेके जाओगे, पार्टनर कैपिटल रियलाइजेशन। अब उसने बोल दिया जी इसके अंदर से 35 ऐसे हैं जो अभी देने, तो 35 की क्या कर देनी चाहिए, पेमेंट कर देनी चाहिए, और 25 की लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। उसके अलावा फूड्स लिमिटेड डिसाइडेड टू पे फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन पिकल लिमिटेड, कितना बेटा पे करेगा 27 कैश में, और एक प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए वाला 100 रुपए वाला, और हर इक्विटी शेयर के बदले में कितना दिया जाएगा 30 रुपए कैश, और एक इक्विटी शेयर कितने रुपए वाला 145 वाला। समझ रहे हो ये किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। और उसके अलावा जो खर्चे थे कितने के थे, पेड बाय पिकल्स लिमिटेड वर सब्सिक्वेंटली रीइंबर्स्ड बाय
खर्चा उसने किया, उससे बाद में रिकवरी ले ली। Fixed assets of Pickle Limited were not revalued for the purpose of amalgamation. You are required to pass the journal entries and also prepare, क्या मांगा, realization account और in the books of Pickles Limited। मतलब कि ओल्ड कंपनी की ही बुक्स में जर्नल भी मांग ली पूरी और दो अकाउंट भी मांग लिए। मतलब पहली बार ऐसा किया कि दोनों चीजें ओल्ड ही मांग रहे हैं, कुछ मांगा ही नहीं नया का, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कुछ नहीं है। बताओ ये भी कितने का था, 14 मार्क्स का। उसके बाद ये होल्डिंग सब्सिडरी का है, ये आपको अभी तभी दिखाऊंगा जब हम करेंगे। उसके अलावा ये भी होल्डिंग सब्सिडी का, यानी कि दो पार्ट आए कंसोलिडेशन 14 मार्क्स के। उसके बाद आपने जो कर रखा है, हाँ जी ये कर रखा है आप लोगों ने, पढ़ी कुछ ज्यादा आया। पास्ट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड देने वाला पॉइंट, कितना परसेंट डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं ये, 9%। और इक्विटी कैपिटल भी दिया, जनरल रिजर्व भी दिया, रिवैल्यूएशन भी दिया है, और इनका लास्ट ईयर का एवरेज कितना है, 12.5%। चिट्टो क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल दी इन्होंने और कुछ नहीं किया। बुक में दो ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम का, पहला क्वेश्चन मॉड्यूल का है, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में जो हमने किया हुआ है क्लास के अंदर, उसमें प्रेफरेंस के कैपिटल भी होता है, इसमें वो भी नहीं है। ये कितने मार्क्स का था, 4। इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स कितने मार्क्स में आया, 18 मार्क्स में। और एक आधा एमसीक्यू भी है, एक आधा एमसीक्यू भी है, अभी 20 मार्क्स से जाएगा कम से कम। तो ये आपके सामने है, आप समझिए। और सबसे अच्छा क्वेश्चन तो ये ब्रांच रिसेंटली किया है आपने, पढ़ा क्वेश्चन किसी ने, ये पहचाना, चिन्ना स्वामी का मैच चल रहा है यहाँ पे कोई बेंगलुरु का, याद करो क्वेश्चन कौन सा है, पढ़ो, देखो देखो ध्यान से। देखो 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 क्वेश्चन देख, मैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं है, देख के पहचान लिया था। क्वेश्चन देख के पहचान में आ जाए ना तो अलग ही की फील है। आया पहचान, नहीं आया, ये है। आप अपनी बुक में खोलो और यहां से कंपेयर करो। हेड्स भी सेम दिए हैं, बस अमाउंट बदले हैं। और फिर से इस बार डिपेंडेंट ब्रांचेस को पूछा गया, 6 मार्क्स में। ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाना है, वो आपने याद है, आप क्वेश्चन में अटके थे 99,000 के ऊपर, आपका 44,000 का वो अटका था, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, वही तो क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। तो अब देखो फाइनल अकाउंट्स कितने का, 18। कैश फ्लो कितने का, 7। ब्रांच कितने का, 6। अमलगमेशन कितने का, 14। और इंटरली को नहीं आया, बायबैक इसमें नहीं है, कुछ उसमें आया हुआ है एमसीक्यू में। और कौन सा बचा, इन्वेस्टमेंट अभी हम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन भी आपको इस चैप्टर में खत्म होते होते दिखा दूंगा। ये इक्विटी शेयर्स का आया एक्चुअली में क्वेश्चन, कितने मार्क्स का आया, 7 मार्क्स का। आपको सेम ही दिखा दिया जाएगा, तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, थोड़ी देर में दिखा देंगे, 7 मार्क्स का। और कुछ बचा, फाइनल अकाउंट्स हो गया, ब्रांच हो गया, कैश फ्लो हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अमलगमेशन हो गया, इंटरली को आया नहीं, और आपका ब्रांच आ गया। 18, 7, 25, 6, 31, 114, 45 और 7, 52। मतलब अब तक के पहली बुक से बिना एमसीक्यू कितने मार्क्स का पेपर है ये, 52 मार्क्स। बाय एमसीक्यू में आया हुआ है।
देखो सब कुछ तो ऑब्वियस सी बातें नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ ना कुछ मुश्किल भी मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इस पेपर को करूंगा तो मैं एमसीक्यू वाले पार्ट को पहले शुरू नहीं करूंगा। एज अ स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं, अपने टीचर पॉइंट से नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ स्टूडेंट पॉइंट से बोल रहा हूं। मुझे 52 मार्क्स के अंदर आप बताओ, मैं कह सकता हूं कि एक कैश फ्लो का क्वेश्चन थोड़ा सा पॉइंट डाला गया एक्स्ट्रा, उसके अलावा अमलगमेशन में एक वो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड पीसी यू निकली पड़ी है प्लस मल्टीप्लाई करके, समझ रहे हो बात को। फाइनल अकाउंट तो डिट्टो मैंने क्लास में किया हुआ है, फिर ब्रांच मुझे अच्छे से आता होगा ये क्वेश्चन। और जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं अभी, आजकल में डिस्कस कर लेंगे उसे हम। इन्वेस्टमेंट तो 6 मार्क्स का इन्वेस्टमेंट, 7 मार्क्स का ये आपका क्या नाम है इन्वेस्टमेंट, फिर आपका कह सकता हूं मैं फाइनल अकाउंट्स। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे लिए बहुत अच्छे से मुझे आने चाहिए और मुझे बिल्कुल पक्के लग रहे हैं कि मेरा हो जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन भी है 4 मार्क्स का। छोटे छोटे क्वेश्चन पिक करने, अगर मैं अपना पेपर पिक करूंगा तो मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन कौन कौन से मिल रहे हैं। मुझे ब्रांच का मिल रहा है, मेरा पहला क्वेश्चन ब्रांच हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, तो 3 क्वेश्चन मेरे क्लास में करा हुआ था। आपको अभी याद नहीं हो कि आपने सिर्फ एक ही बार करा है आज तक, मैंने 50 बार कर रखा है, मुझे याद है वो, मुझे फिगर्स मतलब फ्रेमिंग से याद आ जाता है। आप लोगों को भी ना वो करके फ्रेमिंग याद आ जाती है, अगर आप करेंगे ऐसे 2-3 बार भी कर लेंगे ना तो आपको चैप्टर की बिल्कुल बेसिक चीजें याद आ जाएंगी। लेकिन टाइम तो लगता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन 4 मार्क्स में ये हो गया, 6 मार्क्स में ब्रांच हो गया, 7 मार्क्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, 7 मार्क्स में कैश फ्लो हो गया, तो कहीं ना कहीं 4, 6, 7, 7 कितना बन गया ये 24। ये पेपर मेरा आराम से 45 मिनट्स में बहुत आसानी से खत्म हो सकता है। और अगर 24 का मैंने कर लिया है तो मैं इसके एंड में आके फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी उठा सकता हूं। मोटा मोटा 1 घंटा 20 मिनट तक मैं 38 मार्क्स खत्म कर जाऊंगा, ऑलमोस्ट पास। तो इसमें मेरी गलती भी नहीं होने वाली है, तो मेरा बिल्कुल ठीक पेपर रहने वाला है। अब एमसीक्यू वाले पार्ट में आपने जो किया है उस वाले पार्ट पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन AS 7 का आया है। अब क्वेश्चन मुश्किल है आसान है मैं आज नहीं बोल रहा, क्योंकि जब तक आप AS नहीं पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तब तक आसान मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है, जब आएगा तब का तब देखेंगे। ये AS 26 का था, ये आपका AS 11 का था, AS 9। अभी आपने AS कर नहीं रखे हैं तो इसलिए वो नहीं होता। हाँ आपने ये कर रखा है, ये पढ़िए। अब ये केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहां पर जितने भी ये केसेस हैं 6 to 9 इस केस स्टडी से निकल के आए हैं। यानी कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट रही होगी इस क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने उसके बेसिस पे डाला है। यहां पढ़ लो, इसे समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ये केस स्टडी कुछ नहीं होती है। एग्जाम क्या आता है, एक ही क्वेश्चन में 4 अलग अलग केस पॉइंट डाल देते हैं और कहते हैं केस स्टडी बना दी हमने। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ये है, पढ़िए। और आपने किया हुआ है, मैंने आपको होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 4, 50% हो गया था। 200 लाख में 100 लाख कैसा है करंट, 100 लाख कैसा है परमानेंट, और उनकी टोटल वैल्यू कितनी रह गई है 50 lakhs। As a lost a copyright case from the given market condition, it is apparent that reduction in the value of investment is not temporary in nature, मतलब परमानेंट हो गया। तो करंट वाला तो किस पे दिखाओगे बेटा, भाई 200 की में से 100 और 100 रह गया ना, इसका कितना हो गया 25, इसका कितना हो गया 25, इस पे कितने का बनेगा प्रोविजन 76, ये कितने पे दिखाए गए 25 पे। ये क्वेश्चन था, क्योंकि नीचे अलग कहानी है, वो एक उसकी क्या नाम है, AS 11 की भी है, AS 26 की भी है, AS 9 की भी है। आपके लिए AS 13 इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए। अब आप क्या कहता है ये, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है रिडक्शन जो कितने का हुआ 50 लाख इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये आंसर हो सकता है। चलिए बी पढ़िए। द रिडक्शन ऑफ 75 लाख इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट विल बी चार्ज टू, कहां चार्ज करेंगे? पीएनएल में। ये ठीक है बात। एंड देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, रिडक्शन कितने का? 75 का करंट इन्वेस्टमेंट में, कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। रिडक्शन ऑफ 75 लाख इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल आल्सो बी चार्ज टू पीएनएल। इसने अब तक प्रोविजन का नाम नहीं लिया। फोर्थ पॉइंट फाइनली कंफर्म कर सकता है कि क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे इस पॉइंट को। अब अगला वाला पढ़िए। ये कह रहा है जी कैपिटलिज्म में ले जाएंगे, तब डी हो सकता है क्या आंसर? सी। सी भी मेरे लिए अधूरा था, प्रोविजन नहीं बोला है उसने, इसलिए मैंने डी पढ़ा है। अगर वो सी में प्रोविजन बोल देता ना, मैं सी को टिक कर देता, लेकिन मेरे को डी में शक था कि डी में प्रोविजन ना बोल रखा हो। प्रॉफिट लॉस तो चार्ज होगा लेकिन प्रोविजन के नाम से होगा, ये नहीं बोला, तो इसलिए मेरा आंसर क्या बन जाता है? सी। चलिए उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अभी आपने नहीं किया है, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आपने अभी नहीं किया है। ये किस चीज का है? ये है आईएसपीपी का, नहीं ये AS19 का है, ये भी आपने भी नहीं किया है। इधर आ जाए तो हाँ ये आ गया आपका बायबैक है ना, हाँ बायबैक। लीजिए पढ़िए। इक्विटी कैपिटल कितना है बेटा? 800। प्रीमियल प्रेफरेंस शेयर 200, सीआरआर बना हुआ 50, सिक्योरिटी प्रीमियम 100, जनरल रिजर्व 600, सिक्योर्ड लोन्स का 9% डिबेंचर, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक, अदर करंट एसेट। ऑन 1 अप्रैल क्या कर रहे हैं ये? जेड लिमिटेड रिडीम ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एंड जेड लिमिटेड बॉट बैक कितने? 8 लाख इक्विटी शेयर ₹20 per share. Buyback or is fully authorized by Z Limited articles and necessary resolution has been passed. Payment for buyback were made out of available bank balance. The finance the redemption of preference share and buyback of share. Company decided to sell investment. कितने की बेची बेटा? 98 lakh. Z Limited had 80,000 equity stock option outstanding on the above mentioned date of the employee. या तो buyback में ESOP का पॉइंट था, वो डाल दिया। 15 रुपए पर शेयर। मार्केट प्राइस क्या था बेटा? 20 रुपए। दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ डिट्टो करंट लायबिलिटी, वहां पे जुड़ा हुआ था। और 1 अप्रैल को कितने लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया? वहां पे 50% करते थे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव केस सिनेरियो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ सीआरआर एज ऑन 31 मार्च 25? सीआरआर का बैलेंस चाहिए आफ्टर बायबैक। पहले से कितना था? 50। नया सीआरआर बनाना है, कितने का बनना चाहिए आपके हिसाब से? प्रेफरेंस कितने के हैं? 200। 800 लाख इंटू 10, 8 लाख शेयर है, 10 रुपीज ईच। 8 नहीं सॉरी 80 लाख। और बायबैक हो कितने का रहा है? 8 लाख शेयर्स का। बोलिए। 50 का है पहले से। प्रेफरेंस के लिए कितना बनाओगे? 200। और इक्विटी के लिए 80, कितना बन जाता है? 280। 280 बना दूं? 50 पहले का भी है, कितना बनना चाहिए? उसने बैलेंस पूछा, नलायक, ध्यान से पढ़। कितना हुआ? ये ऐसी गलतियां होती है, याद क्या आया ऐसे माइंड में कि पुराना वाला यूज नहीं करते। यूज करने की बात तो हो ही नहीं रही है। यहां पूछा गया बैलेंस कितना होगा आफ्टर सीआरआर। 50 रहेगा, 80 बनेगा, 200 बनेगा, टोटल कितना बनेगा? लीजिए, क्वेश्चन में डिफरेंट चीजें पूछी गई हैं। बैलेंस शीट मांग ली एक तरह से पूरी, मान समझ लो आप। कैश और बैंक का बैलेंस बता दो, समझ रहे हो? कितना है कैश और बैंक का बैलेंस पहले से? 320। अब इस 320 के बाद आपने प्रेफरेंस को 5% के प्रीमियम पे रिडीम किया है। प्रेफरेंस था 200, तो माइनस 210। फिर इक्विटी बायबैक किया है 8 लाख इंटू 20, 160। 160 होगा 160। और इन्वेस्टमेंट को बेचा कितने में? तो 98 ये आ जाएगा। खत्म? नहीं, ईसॉप भी है अभी। 80,000 शेयर बैंक में किस रेट से पैसा देने वाले हैं? 15। 120 ये हो गया। और तो कुछ नहीं। करिए कितना आ रहा है ये?
क्या है 712। हमने वैल्यू गलत तो नहीं निकाली कोई। ये कितना था 80 इंटू 15 बार करना कितना आ रहा है 120 ही आ रहा है ना। अच्छा नहीं सॉरी 70% ने एक्सरसाइज किया है तो 80,000 इंटू 70% इंटू 15 रुपए 56,000 इंटू 15 8.4 लाख हो गया 8.4 हो गया ना फिर ये आपका। और बाकी के मल्टीप्लाई ठीक थे हमारे 98 ठीक था। ये 160 वाला और चेक करना 8 लाख इंटू कितना था 20 रुपए ना 160 ही आएगा ना ये कितना बना हमारा 8.4 ना। आप चेक करिए 56.4 ये लीजिए डन है। और ये क्या पूछा पूरी बैलेंस शीट ही पूछी है इन्होंने तो। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2025 एक्सक्लूडिंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। पूरे रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस सीआरआर को छोड़ के बैलेंस शीट। अब ये तो क्या है ये सिर्फ लेंदी करने तरीका है। इन्होंने एक बायबैक के क्वेश्चन से बैलेंस शीट के आंसर पूछे। क्या क्या रिजर्व थे आपके पास सिक्योरिटी हम 100 का था उसे राइट ऑफ करने के लिए यूज किया होगा। जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस 600 का था कितने का बनाया था आपने सीआरआर 280 का तो 600 में से कितना निकाल दूं 280 कितना बचा 320। सिक्योरिटी भी हम 100 का था कहां कहां पे प्रीमियम दिया है आपने एक तो 5% का यहां दिया है 10 का और एक यहां पे भी दिया है 80 का 10 का कैपिटल है ना 20 का प्रीमियम होगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो पता है सिक्योरिटी में आएगा भी ईसॉप वाले में 70,000 शेयर्स पे सॉरी 56,000 शेयर्स पे 5 रुपए का करना 56,000 इंटू 5 एक सेकेंड 20 के हिसाब से आएगा 10 के हिसाब से आएगा तो 5.6 लाख हो जाएगा 5.6 लाख। कौन सा वाला पॉइंट 10,000 थोड़ी आया था 200 के ऊपर 5% 10 लाख होगा ना 10 लाख होगा ना 10 लाख 80 लाख प्लस 5.6 और कोई रिजर्व। हाँ जी ये सब वो अदर करंट लायबिलिटी जुड़ा हुआ है बोला नहीं क्वेश्चन ने। ये बताइए कितना बन रहा है बेटा 15.6 टोटल कितना बन रहा है 35.6 चेक करें। इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ था ना बहुत पॉइंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की है 95 कितने की बेची है 98 3 का ये भी आ गया और भी चेक कर लो और कुछ ना बच गया हो और तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ जी अच्छा अलग अलग दिए इन्होंने पूरे। हाँ जी हमारा कितना कितना आ रहा था 15.6 आया था ना सिक्योरिटी सीएम 15.6 दो ऑप्शन में दिया हुआ है और हमारा जनरल पीएनएल कितना बन रहा था कितने का बैलेंस उसका 600 का था ना 600 में से हमने कितना निकाला था 320 बचा है हमारे पास तो प्लस 3 वो हो जाएगा तो 323 तो कौन सा वाला बना बायबैक के कितने हो गए और भी कुछ पूछा है क्या ये भी है क्या नहीं ये नहीं। तो बायबैक के कितने क्वेश्चन बने 3 कितने मार्क्स से बन गया आपका 6 मार्क्स तो बायबैक 6 का है। इन्वेस्टमेंट 2 का देख चुके हो आप कितना हो गया 8 पहले कितने का था 52 और 8 60। हाँ जी नहीं जरूरी नहीं है सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आते हैं जो देखो आपका सिंगल सिंगल क्वेश्चन ये देखिए
ये लीजिए फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन में कह रहा था आपसे, आया हुआ है इस बार फिर से। फास्ट लिमिटेड हैड द फॉलोइंग आइटम अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 25। सिक्योरिटी में कितना बेटा 90, कैपिटल रिजर्व 40, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना 70। कंपनी हैड एन एक्यूटेड लॉस कितने का है 280 लाख ऑन द सेम डेट which was disclosed under the head statement of profit loss as an asset in its balance sheet में दिखा रखा है। What should be the disclosure on the face of the balance sheet as per schedule 3? लीजिए ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसमें आपको। 280 लाख का लॉस आ रहा है, सिक्योरिटी पीएम ये है, कैपिटल रिजर्व ये है और रिवैल्यूएशन रिजर्व ये है और ये ऑप्शन है। पूछा क्या क्वेश्चन ने, व्हाट शुड बी डिस्क्लोज द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, फेस ऑफ द बैलेंस शीट बोल रहा है। याद है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करते थे 90, 40, 70 और लॉस आ गया तो कितना बनता है -80, फेस ऑफ द बैलेंस शीट। 2 मार्क्स से कितना हो गया जी 62। तो वो जो हमने करा हुआ है अभी तक, जो नहीं करा तो उसकी बात तो मैं भी कर ही नहीं रहा। मतलब आज की क्लास इन्वेस्टमेंट को जोड़ दूं मैं, यानी कि फर्स्ट बुक को जोड़ दूं मैं, तो फर्स्ट बुक को जोड़कर अराउंड 62 मार्क्स का पेपर आप लोगों ने किया हुआ है अब तक का इस अटेम्प्ट में। पिछले अटेम्प्ट में जाते हैं तो हम अपने पास 50, 60, 70, 80 देख चुके थे। कंसोलिडेशन तो भी मैं जोड़ा ही नहीं आपके साथ, वो भी देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगी चीजें कैसी थी कैसी नहीं थी। क्लियर है जी, फिर पास। और अभी भी ना आप, मैंने ना टेलीग्राम पे रिगार्डिंग वो डाला था कि भाई क्या ना पेपर का क्या सिस्टम था कैसा नहीं था, आपके हिसाब से क्या था। अब तक अराउंड कुछ 367 वोट्स आए हुए हैं, 367 वोट्स। जेन्युइनली 300 भी हो सकते हैं, कुछ लोग टाइम पास के लिए डाल देते हैं है? हाँ तो कोई भी है, आपका अपना नजरिया है देखने का। अराउंड 16% ने बोला है कि भाई वेरी इजी 70+। 102 ने बोला इजी बट लेंदी 60+, 28% लोगों ने। और 32% ने बोला जी एवरेज था 50+ हमारे मार्क्स बनेंगे। और 24% लोगों ने बोला डिफिकल्ट था बस पास हो जाए। तो और देखो क्या होता है ना, एग्जाम का प्रेशर और यहां पे का इजीनेस आप कंपेयर नहीं कर सकते। वहां पर ये जो बाय बाय सॉल्व करने में ना अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। और मैंने तो अभी पढ़ा, मैं तो घर में पढ़ा भी नहीं था, मैंने कहा कल ही डिस्कस करें। तो आप लोग भी करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर से होगा लेकिन हो जाएगा। अभी तो हमने बायबैक का 6 मार्क्स का वो देखा है, 2 मार्क्स का इन्वेस्टमेंट देखा है और 2 मार्क्स का ये देखा है। करीबन 10 मार्क्स का एमसीक्यू देखे हैं, बाकी 20 के तो भी देखे ही नहीं। वो आसान है मुश्किल है क्या है, लेकिन केस स्टडी के अंदर ना बच्चा ना अपने आप को सोचता है कि मुश्किल बन गया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो वो भी मुश्किल नहीं लगेगा। बाकी वाले पार्ट के अंदर भी डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंगली, लेकिन बस आप अपने आप को जो बुक से कर रहे हो ना, जितना बुक से कर रहे हो उसे अच्छे से करते रहो। बाकी का एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जब एएस का पार्ट शुरू हो जाएगा। एएस 7 भी दिखाऊंगा, एएस 25 भी दिखाऊंगा, एएस 19 भी दिखाऊंगा और जो भी बचे हुए हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन बुक पे फोकस। आपकी फर्स्ट बुक ऑलमोस्ट खत्म है। आप खुद बताओ कि आपको ऐसा कोई पॉइंट लग रहा है कि जो बहुत ही मुश्किल आ गया, क्या हमसे हैंडल भी नहीं हो रहा। चाहे कैश फ्लो का ले लो, एक डेफिड टैक्स लायबिलिटी का पॉइंट मानता हूं मैं, उसके क्योंकि हमने उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना है कि हाँ वो हो सकता है, प्रॉफिट लॉस से डील करना था, एंट्री आपको आनी चाहिए बस। उसके अलावा अमलगमेशन में एक रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, उसको भी हमने वर्कमेंट कॉम्बिनेशन फंड के नाम से कर रखा है। अब 8,000 का क्वेश्चन नंबर 8 था, जहां पर 8,000 और 5,000 अलग अलग किए थे हमने। तो पेपर आसान मुश्किल क्या होता है वही देखना। अच्छा, इसमें गलती पता क्या होगी बच्चों से, बच्चे इसमें गलती करके आएंगे क्योंकि मैंने खुद दोबारा आके पढ़ा कि क्वेश्चन ने क्या मांगा है, फेस ऑफ द बैलेंस शीट। अगर पूरी बैलेंस शीट आपके सामने है, नोट्स नहीं, बैलेंस शीट आपके सामने है, तो उसमें सिर्फ -80 आएगा सामने बाहर निकल के। और किसी ने वो 80 को ध्यान नहीं दिया, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे ध्यान नहीं दिया, तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो इन्हें आपस में एडजस्ट करना शुरू कर देगा। 280 किससे एडजस्ट हो सकता था और वहीं से बैलेंस खराब हो जाए।
कौन से वाले? सिक्सटी टू तो ये हो गया आपका। 14 मार्क्स का कंसोलेशन मान लेते तो कितना हो गया? 76। बचा कितना? और एक चॉइस का क्वेश्चन भी तो है 20। चॉइस भी तो बनेगी ना कुछ ना कुछ। हाँ जी, अच्छा ये भी तो रहा, एक और भी तो है, एक और बचा हुआ है। अभी कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा आया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Contingent liability for which no provision has been made, and this contingent liability settle कितने में हुई बेटा? 7,500। एंड ऑल्सो कितना इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो गया? 6,000। द इंश्योरेंस कंपनी इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द अबव एडजस्टमेंट? इसने तो ए पॉइंट डेबिट कर दिया है, मतलब टिक कर दिया है। हाँ जी, पहला ठीक है। और क्या ऑप्शन? प्रॉफिट लॉस डेबिट होता है क्या? नहीं। कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी डेबिट होता है? तो रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे तो दो ही हो सकते हैं, अब पहला करें या दूसरा करें। अगर देखा है तो पहला भी सही रास्ता तो नहीं है, बट मेरे पास दूसरा जो ऑप्शन है ना, उससे कंपैरिजन में पहला ही आंसर सही है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होना चाहिए, 7,500 का सेटल हो रहा है तो उसकी एंट्री अलग बनती, 6 की एंट्री अलग बनती। वो क्वेश्चन ने ऑप्शन दिया नहीं, तो सिर्फ 7,500 की एंट्री सही बोल दूं ये भी गलत हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे लिए लास्ट ऑप्शन क्या बचा? रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, 1500 क्रेडिट्स। लो जी, 2 मार्क्स और जोड़ लो। कितने हो गए? तो आपकी पहली बुक 64 मार्क्स तक ले गई आपको। और इसी वजह से 64 और 14 78, इसी वजह से मैं पहले एएस नहीं कराता, क्योंकि मेरे अभी 40 क्लास के अंदर मेरा 70-80 मार्क्स का पेपर खत्म हो चुका है। और यही रिवीजन पैटर्न भी होना चाहिए, क्योंकि मैं 28-27 एएस कराने में जितना टाइम लूंगा, मैं ऑलमोस्ट इतना टाइम दोबारा उसमें लेने वाला हूं। वहां से कितने मार्क्स का निकला? 22 मार्क्स का। 40 क्लास से 22 मार्क्स, 40 क्लास से 78 मार्क्स। मेरा फोकस कहां होना चाहिए? मुझे पता है एग्जामिनेशन वहीं से निकलेगी, और एमसीक्यू या एएस के अंदर बच्चा गलती करता है, लेकिन चलो ठीक है, मैं जब एएस कराऊंगा तभी दिखाऊंगा कि भाई वो मुश्किल था, आसान था। वो भी पार्ट आसान ही है, लेकिन जो अब जैसे क्या है, ब्रांच है, तुमने पूरा ब्रांच किया, 9 क्लासेस आगे ब्रांच किया, आया एक छोटा सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स, वो भी ट्रेडिंग पेनल का। तो 9 क्लास आके 6 मार्क्स इंपॉर्टेंट लगाऊं, या उन 9 क्लास में मैं आपको 2 चैप्टर कराऊं, लेट्स से बायबैक कराऊं, इंटर लिको कराऊं, फाइनल अकाउंट्स कराऊं, 20-20 मार्क्स कवर हो जाते हैं मेरे। तो इसलिए मेरी ब्रांच सबसे लास्ट प्रायोरिटी में होता है, या उसको लास्ट में रखो। और मोस्टली बच्चा ब्रांच छोड़ के आता है, क्योंकि पता है कि 9 क्लास रिवाइज करने में टाइम लगेगा, टाइम उसके पास है नहीं, बोध भी पाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, आप इस बात पे विश्वास करो। अब एस 21 को जोड़ लो तो हो रहा है का। एक्चुअली क्या है, एस 13 भी इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी एस में काउंट कर लेते हैं लोग, उस हिसाब से वो 50 पहुंच जाता है। मैं चैप्टर ही काउंट करता हूँ, मैं चैप्टर है यार, मेरी पहली बुक का पार्ट है मेरे लिए, तो मैं नहीं मानता उसको ये सा पार्ट है। अब देखिए, अब अगर देखा जाए, ये मई 24 का टोटल करिए, कितना? 67। ये वाला देखिए,
80, 82, ये वाला 69 मार्क्स, और इस बार का हमने कितना निकाला? 70। कंसोलेशन 14 में नहीं है, 10 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक और भी है, तो 78। तो फर्स्ट बुक प्लस कंसोलिडेशन मिलाकर ये है पिछले 4 अटेम्प्ट की कहानी।